तेलंगाना का उत्तर पूर्वी हिस्सा, आदिलाबाद की सरहद से सटा वो जंगल, जहां सूरज की किरणें भी डरते डरते उतरती थीं। हवा वहां बोलती थी, पत्ते कहानी कहते थे, और जानवर वहां इंसानों से ज्यादा समझदार थे। क्योंकि वो जंगल सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं था, वो इतिहास था। एक ऐसा इतिहास जिसे किताबों ने नहीं, मिट्टी ने संजोया। हजारों साल पहले, जब न रामायण पूरी हुई थी न महाभारत, दक्षिण की धरती पर एक सभ्यता उग रही थी, जिसका कोई राजा नहीं था, पर हर प्राणी आजाद था। यहाँ के लोग पेड़ों को माँ कहते थे। हर पेड़ के नीचे एक कथा थी, हर नदी के किनारे एक शपथ। इस जंगल का नाम पुरानी ज़बानों में था आरण्यक, जिसका मतलब था वो स्थान जहाँ आत्मा सांस ले। इतिहासकार मानते हैं कि यह जंगल 5000 साल पुराना है। यहाँ आज भी चट्टानों पर खुदे चित्र मौजूद हैं। मनुष्यों और जानवरों के बीच प्रेम, साझेदारी और रक्षाबंधन के प्रतीक। कोई युद्ध का चित्र नहीं, कोई रक्त नहीं, सिर्फ जीवन। जब मगध साम्राज्य उत्तर में फल फूल रहा था, यहाँ दक्षिण में ये आरण्यक संस्कृति अपने चरम पर थी। राजा अशोक की सेना ने जब दक्षिण की तरफ बढ़ने की सोची, तो यही जंगल उनका रास्ता बना। लेकिन वे पार नहीं कर पाए। कहा जाता है, उनके हाथी 3 दिन तक बिना किसी हमले के जंगल में भटकते रहे। आवाजें आती थीं, लौट जाओ। आखिरकार अशोक ने आदेश दिया, ये धरती किसी अन्याय के लिए नहीं है, इसे छोड़ दो। इतिहास चुप है इस बारे में, लेकिन जंगल अब भी बोलता है। फिर समय गुजरा, 13वीं सदी आई। काकतीय वंश तेलंगाना की शक्ति बना। उनका राज्य विजय, स्थापत्य और रणनीति में अद्वितीय था। लेकिन जंगल के प्रति उनका आदर उस राज्य की आत्मा थी। काकतीयों ने जंगल की सीमा पर किले बनाए, लेकिन पेड़ नहीं काटे। उन्होंने जंगल से सहयोग मांगा, शोषण नहीं किया। इस जंगल के भीतर उस समय 52 पवित्र स्थल थे। हर स्थल पर एक ध्वज लगता था, लाल मिट्टी का बना हुआ। कहा जाता था, जहां ये झंडा फहराए वहां प्रकृति खुद चौकीदार है। पर हर युग में एक लालच आता है। 15वीं सदी, बहमनी सुल्तान दक्षिण में अपनी जड़ें गहरी कर रहे थे। उनके पास धन था, तलवार थी और सपना था हर कोने पर राज करने का। और उन्होंने सुना कि इस जंगल के नीचे सोना है। सुल्तान मोहम्मद शाह ने आदेश दिया, उस जंगल को हमारे अधीन लाओ। एक सेना भेजी गई, 200 सैनिक, 12 हाथी और 30 घोड़े। वो जंगल में दाखिल हुए और फिर गायब हो गए। 3 हफ्ते बाद केवल एक आदमी लौटा। उसकी आंखें शून्य थीं, उसकी जुबान पर कोई शब्द नहीं। उसने सिर्फ एक चीज दोहराई, वो जाग गया है। कोई नहीं समझा, लेकिन सुल्तान ने जंगल की ओर फिर कभी नहीं देखा। अब समय और आगे बढ़ा। 17वीं सदी में मुगल आए, लेकिन तेलंगाना के इस हिस्से तक उनकी पकड़ कभी नहीं बन पाई, क्योंकि ये जंगल उनके लिए अशुभ माना जाता था। जैसे किसी ने उसे छूने की कोशिश की। वापस लौटे, एक का चेहरा झुलसा हुआ था, दूसरा बस चीख रहा था, डोंट वेक हिम अप प्लीज। ब्रिटिश सरकार ने जंगल को रेड जोन घोषित कर दिया और वो फाइल क्लासिफाइड हो गई। 1947 में देश आजाद हुआ। जंगल भी चैन की सांस लेने लगा। कई सरकारें आईं, किसी ने उस जंगल को छेड़ा नहीं, क्योंकि लोक कथाओं में यह साफ था, जो जंगल की आत्मा को जगाएगा वो खुद सो जाएगा, हमेशा के लिए। 1980 के दशक में एक भूगर्भ वैज्ञानिक डॉक्टर अश्विन कश्यप ने उपग्रह चित्रों के आधार पर रिपोर्ट दी। इस जंगल के नीचे अत्यंत दुर्लभ खनिज मौजूद हैं, यूरेनियम, लिथियम, बॉक्साइट। यह रिपोर्ट सीमित हलकों में घूमती रही।
लेकिन फिर भी किसी ने हिम्मत नहीं की। 1998 में एक नया नाम उभरा, विश्वनाथ राव, एक नौजवान नेता जो खुद को आधुनिक सोच का प्रतीक मानता था। उसने पहली बार इको इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का प्रस्ताव रखा। कहने को यह विकास का नाम था, पर असल में ये जंगल का अंत था। उसके प्रस्ताव में लिखा था, इस क्षेत्र में स्मार्ट सिटी, मल्टीनेशनल कंपनियां, हवाई अड्डा और डिफेंस जोन बनेगा। जब एक पत्रकार ने पूछा, लेकिन वहां जंगल है, विश्वनाथ हंसा और बोला, पेड़ लगाने से जंगल नहीं बनता, पैसे लगाने से बनता है। उसकी बात सुनकर गांव के एक बुजुर्ग बोले, जिसने जंगल को पैसे से तौल दिया, उसकी आत्मा कभी चैन नहीं पाएगी। लेकिन वो तो केवल शुरुआत थी। इस योजना के पीछे असली दिमाग थे मुख्यमंत्री धनराज नायक, जिनका सपना था तेलंगाना को इंटरनेशनल हब बनाना, सांसद कविता देवी, जो इसे महिला रोजगार योजना बताकर अंतर्राष्ट्रीय ग्रांट्स ला रही थीं, विधायक समीर रेड्डी, जिनकी कंपनी को ठेका मिला जंगल की सफाई का। पर ये सब दिखावा था, असल मकसद था खनिजों पर कब्जा। इधर जंगल शांत नहीं था। एक के बाद एक अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। गांवों में बच्चे सपनों में चीखकर उठते, वो आ रहा है। कुत्ते रात में एक दिशा में भौंकते, जहां से कभी कोई आता नहीं। और एक रात पूरे जंगल के ऊपर धुंध छा गई। ठंडी नहीं, गर्म धुंध। अगली सुबह एक सीमेंट कंपनी के इंजीनियर की लाश मिली, बिल्कुल सूखी, जैसे सारी नमी किसी ने खींच ली हो। पोस्टमार्टम में कोई निष्कर्ष नहीं निकला, लेकिन जंगल ने एक और इशारा किया था। इसी समय एक युवा फॉरेस्ट ऑफिसर आई, मीना अय्यर। उसे जंगल से लगाव था। उसने सरकारी फाइलें देखी, हर पन्ना जहर से भरा था। पेड़ काटने की मंजूरी, वन्यजीवों के ट्रांसलोकेशन के प्लान और खनिज माफियाओं के साथ हुए गुप्त समझौते। मीना का दिल कांप गया। उसने कहा, अगर ये सब शुरू हुआ तो जंगल ही नहीं, पूरी सभ्यता मरेगी। मीना ने पहली बार इतिहास की ओर देखा। 1867 की रिपोर्ट, सुल्तान की पराजय, काकतीयों का सम्मान। और फिर समझ आया, ये जंगल कोई जमीन नहीं, ये चेतना है। लेकिन उसने सच सामने लाने की कोशिश की तो उसका ट्रांसफर कर दिया गया। उसे धमकी मिली, इतिहास में झांकने वालों को इतिहास बना दिया जाता है। आकाश काले धुएं से भर चुका था। पेड़ों की चीखें अब इंसानों की चीखों से मिल चुकी थीं। जंगल अब सो नहीं रहा था, वो जाग चुका था। मीना अय्यर ट्रांसफर के बावजूद वापस लौटी। वो अकेली नहीं थी, उसके साथ थे सैकड़ों आदिवासी जिनकी आत्मा जंगल से जुड़ी थी। पर सामने थे बुलडोजर, फौज, खनन माफिया और नेता। मुख्यमंत्री धनराज नायक ने खुली घोषणा की, ये इलाका अब राज्य का औद्योगिक हृदय बनेगा। लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ जो कोई समझ नहीं पाया। जैसे ही पहली खुदाई की गई, धरती कांपी, जैसे कोई सांस ले रहा हो। गर्म हवा निकली और पूरे खेमे में भय का विस्फोट हो गया। एक के बाद एक मशीनें बंद पड़ गईं। सैनिकों को अजीब बुखार हुआ, पानी सूख गया और फिर नेता गायब होने लगे। पहले समीर रेड्डी, फिर कविता देवी और अंत में खुद धनराज नायक। उनकी गाड़ियां मिली, ड्राइवर मिले, पर नेता नदारद। सरकारी रिपोर्ट में लिखा गया, नक्सली हमला। लेकिन सच्चाई जंगल जानता था। मीना ने तब एक प्रस्ताव रखा, इस जंगल को राष्ट्रीय आध्यात्मिक संपदा घोषित किया जाए। दुनिया भर के पर्यावरणविद आए। यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड लिविंग हेरिटेज घोषित किया। अब वहां कोई सड़क नहीं जाती, लेकिन हर साल हजारों लोग वहां आते हैं, सिर्फ एक चीज सुनने, पेड़ों की सांस। मीना की डायरी की आखिरी पंक्ति,
जिसने जंगल को जमीन समझा वो खो गया, जिसने उसे मां समझा वो हमेशा के लिए जीवित रहा। यही है जंगल का इतिहास, और शायद हमारा भविष्य भी।